Hello everyone. Now we are going to cover our new chapter, that is chapter number 11, ethics in terms of audit engagement. इसमें बेस समझिए पहले कि बेस क्या है, एथिक्स का मतलब क्या है और टर्म्स का मतलब क्या है। एथिक्स का मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा सीए है या जो हमारे सीए फर्म है उनके अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और उनको ऑडिट करने से पहले या फिर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्लाइंट के साथ डिसाइड कर लेनी चाहिए। जितने भी हमारे एसेज हैं इसमें जो कवर होंगे उनके एडिशन में वो कवर होंगे यहाँ पे 220 एंड SQC1। SQC1 बताता है कि सीए फर्म को क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, ऐसे 220 बताता है कि सीए इंडिविजुअल को क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। जैसे उनके अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, मतलब जो भी मोरल वैल्यूज है वो हर एक ऑडिटर के अंदर होना चाहिए। वो बनाया हमारा चैप्टर नंबर 11, दैट इज एथिक्स इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। पढ़ेंगे क्या हम इसमें, सबसे पहला जो इसने बात बोली है मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का यहाँ पे जो जोर डाला गया है, फोकस किया गया है, वो किया गया इंडिपेंडेंस पे कि जो हमारा ऑडिटर है वो हमारा 100% इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट को उसके दो टर्म्स में डिवाइड किया है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, फ्री फॉर्म एंड बायसनेस होना चाहिए, मतलब उसके माइंड पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और अपीयरेंस मतलब सिर्फ उसको फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस ही नहीं, सामने वाले को ऐसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि ये बंदा इंडिपेंडेंट है, मतलब अपीयर भी इंडिपेंडेंट करना चाहिए और वो होना भी इंडिपेंडेंट ही चाहिए। पढ़ेंगे हम उसको डिटेल में जब आएगा कंसेप्ट। फिर ऐसे 210 बोलता है इसमें कौन कौन सी टर्म्स ऐसी होती है जिनसे हमें एग्री करना पड़ेगा। 220 में बता चुका हूं, एथिकल रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर, SQC1 एथिकल रिक्वायरमेंट टू बी फॉलोड बाय द सीए फर्म। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थ्रेड्स, मतलब ऐसे कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट पर अराइज हो सकते हैं, इंडिपेंडेंस पर अराइज हो सकते हैं। पहला सेल्फ रिव्यू थ्रेट, दूसरा एडवोकेसी थ्रेट, तीसरा फैमिलियरिटी थ्रेट, फोर्थ इंटिमिडेशन थ्रेट, फिफ्थ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ रिव्यू कब अराइज होता है, जब हम अपने ही काम को ऑडिट करते हैं तो थ्रेट अराइज होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या, जहां पे ऑडिटर को इस लेवल पे प्रमोट कर दिया जाता है कि सामने वाला देख के ये एज्यूम कर सकता है कि जरूर इसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होगी। फैमिलियरिटी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट मतलब जहां पे क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप आ जाते हैं, कॉल्ड एज फैमिलियरिटी थ्रेट। देन इंटिमिडेशन थ्रेट, अगर ऑडिटर को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है या उसको काम नहीं करने दिया जा रहा तो थ्रेट कौन सा राइज हुआ, इंटिमिडेशन। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है, जहां पे क्लाइंट के साथ उसका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप हो गया, या फिर क्लाइंट की फीस के ऊपर वो ज्यादा डिपेंड है, या फिर क्लाइंट के साथ उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है या फिर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसको बोलेंगे हम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। उसके बाद जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो है एथिक्स। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स इज अ मोरल प्रिंसिपल जो एक पर्सन का बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है, उसके एथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर दैट नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब हर एक प्रोफेशनल को एथिकल क्यों होना जरूरी है। आप सुनो, मैं सीए की बात कर रहा हूं आपको, अब सीए को एथिकल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि पूरी पब्लिक का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बेस होता है, जो वो रिपोर्ट देगा उसके ऊपर टुवर्ड द सोसाइटी उनका विश्वास बना होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, या उनका उनके ऊपर ट्रस्ट होता है। तो इसीलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट या फिर एथिकल होना जरूरी है। रीजन दैट सोसाइटीज, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर, कम्युनिटी हैव रिपोज्ड ट्रेमेंडस ट्रस्ट इन द सर्विस रेंडर्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। जितनी भी सर्विसेज एक सीए रेंडर करता है उनके ऊपर या फिर उसके अंदर टुवर्ड द स्टेक होल्डर सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑडिटर है वो हमारा एथिकल होना चाहिए। उसके बाद जो बात आई है, ऑडिटर दो अप्रोच फॉलो कर सकता है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या होता है, एथिकल स्पिरिट ऑफ एथिक्स की जो हमारा ऑडिटर है उसको सारी की सारी एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, मोरल वैल्यूज पूरी करनी है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। और रूल बेस्ड अप्रोच क्या, रूल बेस्ड अप्रोच स्ट्रिक्टली एडहरिंग टू द रूल्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं सिर्फ उसको पूरा करना है, उसको बोलते हैं रूल बेस्ड अप्रोच। ये हमारा रिजिड होता है। और जो प्रिंसिपल बेस होता है उसमें हम थोड़ी बहुत मोरल वैल्यूज भी देखते हैं, जजमेंट्स भी लगाते हैं, बट रूल बेस में जो क्लियर कट लॉ ने लिख दिया वही हमें पूरा करना है। अब व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द एथिक्स, या तो आप इसको कह लो फंडामेंटल प्रिंसिपल, या आप इसको कह लो व्हाट आर द एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑडिटर, कि ऑडिटर के अंदर क्या एथिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहला हमारा इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब सच्चाई होनी चाहिए उसके अंदर, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसकी जजमेंट किसी और के डिसीजन से इन्फ्लुएंस ना हो रही हो। तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मतलब उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज भी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड रिक्वायर्ड प्रोफेशनल एजुकेशन डिग्री उसके पास होनी चाहिए।
कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसके पास है वो बाहर पब्लिक को डिस्क्लोज कर दे। उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसने गैदर करी है ड्यूरिंग द ऑडिट वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, किसी को भी वो डिस्क्लोज ना करे। प्रोफेशनल बिहेवियर, इट मींस कि वो हर एक कंडक्ट, हर एक एक्ट अवॉइड करे जिससे कि उसका प्रोफेशन डिसरेप्यूट या डिसक्रेडिट हो सकता है। इट मींस वो हर एक काम को अवॉइड करे, हर एक ऐसे काम को अवॉइड करे जिससे कि उसके प्रोफेशन की बेइज्जती हो सकती है। तो ये पांच हमारी बेसिक एथिकल रिक्वायरमेंट हमारी होनी चाहिए। पहला हमारा इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। अब ये नोट आ सकता है आपका, ठीक है, ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंट क्या होता है आपको पता है कि ऑडिटर हमारा स्वतंत्र होना चाहिए, उसका डिसीजन किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहले इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, दूसरा इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या होता है, मतलब ही परमिट to give an opinion without being affected by the influence that compromise the professional judgment। मतलब उसका ओपिनियन किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब उसने जो ओपिनियन देना वो चाह रहा है वो फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर होना चाहिए। तो बोलेंगे उसकी इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। जैसे अब मैनेजमेंट ने उसके ऊपर कंस्ट्रेंट इंपोज कर रखी है, राइट, या फिर मैनेजमेंट उसको एविडेंसेस ही नहीं लेने दे रहा, या फिर मैनेजमेंट उसको ओपिनियन नहीं देने दे रहा, तो वहां पे उसका जो माइंड है वो फ्री नहीं है, वो किसी के दबाव में है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बताया गया है कि जो ऑडिटर का माइंड है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, बात सुनो, ऑडिटर को हर एक ऐसी पोजीशन अवॉइड करनी है जिससे कि सामने वाले को ये लग सकता है कि ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी मतलब इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। जैसे ऑडिटर था, वो ऑडिटर ने उस कंपनी में एज ए मैनेजरियल पोस्ट होल्ड कर ली, तो चाहे वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो माइंड से, सामने वाले को क्या लगेगा कि ये बंदा मैनेजर है तो जरूर ये बंदा सही ओपिनियन नहीं देगा। तो मतलब अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट दैट ए थर्ड पार्टी कंक्लूड्स दैट ए फर्म और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर ऑब्जेक्टिविटी इंटेग्रिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, मतलब हर एक फैक्ट को अवॉइड करने जिससे कि थर्ड पार्टी कंक्लूड कर सकती है कि इस बंदे की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो इसलिए कंक्लूजन क्या गया कि इंडिपेंडेंस सिर्फ माइंड में ही एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए बट वो अपीयर भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद हमारा है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस पर क्या क्या खतरे आ सकते हैं। 5 तरह के थ्रेट्स हैं। पहला हमारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, मतलब ऑडिटर का क्लाइंट के अंदर कुछ ना कुछ पर्सनल बेनिफिट है, कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर लोन और गारंटी दे रखी हो क्लाइंट ने उसके लिए, या क्लाइंट के फीस के ऊपर ज्यादा डिपेंड है वो, कि अगर क्लाइंट ने मतलब आप ये समझो कि अगर क्लाइंट उसके हाथ से चला गया तो उसको भारी नुकसान हो जाएगा, वो लॉस में चला जाएगा, तो वो फीस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड है। बिजनेस रिलेशनशिप है उनके, या फिर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, वो चाह रहा है कि अगर मैंने अब सही ओपिनियन दिया तो मेरे किसी घर वालों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तो वहां पे उसका सेल्फ इंटरेस्ट है। फिर कंटीजेंट फीस, मतलब मैनेजमेंट ने उसको लालच दिया कि हम आपको 10,000 एक्स्ट्रा देंगे, आप अपना ओपिनियन क्वालिफाइड मत देना, मॉडिफाइड मत देना, तो वहां पे क्या है कंटीजेंट फीस के ऊपर वो डिपेंड है। दिस ऑल आर कवर्ड अंडर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेकंड इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब राइज होता है, पहला परफॉर्म द सर्विसेज दैट देमसेल्व्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, उसने ऐसी सर्विसेज दी है जो खुद ही ऑडिट करवानी पड़ेंगी बाद में, मतलब ऐसी सर्विसेज उसने दी हैं जो बाद में उसको खुद को ही ऑडिट करनी पड़ेगी, तो इट मींस वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों, कोई बंदा अपनी ही चीजों में गलतियां क्यों निकालेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेकंड इज रिसेंटली बीइंग ए डायरेक्टर सीनियर ऑफिसर, या फिर पहले वो कोई सीनियर ऑफिसर था और या फिर पहले वो कोई डायरेक्टर था, जो काम उसने किए होंगे। अब बात सुनो, जब वो डायरेक्टरशिप में था तो उसने मल्टीपल काम किए होंगे, एन नंबर ऑफ वर्क उसने ऑर्गेनाइज फिर कंडक्ट किए होंगे, और वो अगले साल ऑडिट करेगा। तो जो पुराना डायरेक्टर था अब वो डायरेक्टरशिप से हट गया और अगले साल वो ऑडिटर बनना चाह रहा है, तो भी पहले तो डायरेक्टर था ना, और जो पहले उसने काम किए हुए हैं वो अब वो ऑडिट करेगा। डज इट मेक एनी सेंस? डेफिनेटली नो, क्योंकि पहले वही काम उसने बंदे ने किए थे और अब वही काम वो उसको रिव्यू कर रहा है, तो फायदा क्या है। तो इसलिए अगर पहले वो सीनियर डायरेक्टर था तो वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो जाएगा। एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट मतलब जब ऑडिटर को इस पोजीशन पे प्रमोट कर दिया जाता है जहां पे थर्ड पार्टी बिलीव कर सकती है कि जरूर इसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई होगी, सेम एज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। फैमिलियरिटी थ्रेट मतलब कोई ना कोई किसी शॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर, जैसे क्लोज रिलेटिव, पार्टनर्स, लॉन्ग एसोसिएशन, या फिर गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। या तो क्लोज रिलेटिव हो वो, या वो पार्टनर्स हो, या फिर उन दोनों के बीच में कोई लॉन्ग रिलेशनशिप हो, जैसे मान लो 5 साल का जो रोटेशन का पीरियड आया है वो क्यों आया है, ताकि उनके बीच में कोई एसोसिएशन ना बने, तो ऐसा कुछ है तो फैमिलियरिटी थ्रेट राइज हो जाएगा। या फिर वो एंटिटी से काफी सारे गिफ्ट्स ऑब्टेन कर रहा है, या फिर
हॉस्पिटलिटी क्या, मतलब काफी सारे अमेनिटीज वो ले रहा है क्लाइंट से, काफी सारी फैसिलिटीज वो ऑब्टेन कर रहा है, तो वहां पे भी हमारा फैमिलियरिटी थ्रेट राइज हो जाएगा। उसके बाद इंटिमिडेशन थ्रेट, जहां पे ऑडिटर को ऑब्जेक्टिवली काम करने से डेटर्ड किया जा रहा है, रोका जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटिमिडेशन थ्रेट। या थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट और डिसएग्रीमेंट, मतलब मैनेजमेंट कह रहा है अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे। अगर ऐसी कोई धमकी दी है तो वहां पे इंटिमिडेशन थ्रेट राइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको धमकी मिली है तो जरूर उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हुई होगी। अब इन थ्रेड्स को रिमूव कैसे कर सकता है वो, मतलब सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस, मतलब ऑडिटर क्या क्या कंट्रोल्स लगा सकता है ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे, क्या क्या वो सेफ गार्ड लगा सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे। या तो उसका गाइडिंग प्रिंसिपल्स कह लो इंडिपेंडेंस के, या फिर सेफ गार्ड कर लो। पहला, एसेंशियल दैट ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। पहले एक जनरल बात बोली गई है कि ये प्रेफरेबल है कि ऑडिटर हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ही कंसिस्टेंटली कंसीडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट, और टाइम टू टाइम ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि उसकी इंडिपेंडेंस पर कोई थ्रेट अराइज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई थ्रेट अराइज हो गया तो ये प्रेफरेबल है कि या तो उस काम से डेसिस्ट कर दे, वो काम ले ही ना, या फिर उस थ्रेट को पहले एलिमिनेट करे फिर काम को एक्सेप्ट करे। फोर्थ वन इज, अगर ऑडिटर को नहीं लग रहा कि वो थ्रेट को रिमूव कर पाएगा, या फिर वो क्रेडिबल सोर्सेज या क्रेडिबल सेफगार्ड इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो इट इज प्रेफरेबल दैट ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क। प्रेफरेबल है कि वो काम को एक्सेप्ट ना करे। तो ये थे हमारे थ्रेट्स एंड देयर सेफगार्ड्स। उसके बाद है हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, पहले मीनिंग समझो उसके बाद इस वर्ड पे जाना। अगर किसी ऑडिटर के अंदर ये 3 क्वालिटीज है, पहला क्वेश्चनिंग माइंड, दूसरा अलर्टनेस, तीसरा क्रिटिकल एग्जामिनेशन, तो उस एटीट्यूड को हम बोलेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है कि जो हमारा ऑडिटर है वो हमारा क्वेश्चनिंग माइंड है, मतलब हर एक चीज पे वो क्वेश्चनिंग पुट करता है, व्हाट एंड व्हाई टाइप ऑफ। दूसरा अलर्ट भी है कि ऐसी कोई एडवर्स कंडीशन अराइज हुई तो ग्रैब कर लेगा। फिर क्रिटिकल असेसमेंट, उसके पास पावर है, उसके पास इतना दिमाग है कि वो कोई भी एविडेंस आएगा या कोई भी अगर इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी तो वो उसको सबसे पहले क्रिटिकल असेस करेगा, उसके बाद ही वो अपना ओपिनियन देगा। तो अगर ऐसा एटीट्यूड है तो उसको बोलेंगे दैट ऑडिटर शुड हैव, इफ ऑडिटर हैव द एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमने पढ़ा कि वो अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट किन किन चीजों के लिए वो होना चाहिए वो हम अभी देखेंगे। पहला, he should be alert to contradict other evidences, information questioning the reliability of document, fraud and need of additional procedure। मतलब 4 चीजों को लेके उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। पहले इसको इंपोर्टेंट मार्क करो, 5 नंबर में आ सकता है ये एज इट इज। इसमें हमने क्या पढ़ा कि वो 4 चीजों के लिए अलर्ट होना चाहिए। सबसे पहला क्या, अगर कोई ऐसा एविडेंस उसको मिल रहा है जो पुराने एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो ऐसे एविडेंस को लेके भी उसको अलर्ट रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आने वाली है जो डॉक्यूमेंट उसने ऑलरेडी ले लिए हैं उनकी रिलायबिलिटी पे वो क्वेश्चन पुट हो जाएगा। मतलब जो पहले उसने एविडेंसेस ले लिए हैं, अब ऐसी में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो इंफॉर्मेशन गलत है, वो डॉक्यूमेंट्स गलत है जो मैंने पहले लिए थे, तो उसके लिए भी उसको अलर्ट रहना चाहिए। फ्रॉड से अलर्ट रहना चाहिए, या फिर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जो ऑडिटर को बता रहे हैं कि आपको कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, तो उनसे भी ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए। ओके, अब अगर ऑडिटर ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड मेंटेन किया है तो किन किन चीजों का रिस्क कम हो जाएगा। अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक करने का रिस्क कम हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस को ओवर जनरलाइज करने का रिस्क कम हो जाएगा, फिर इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन को यूज करने का रिस्क भी कम हो जाएगा। बस ये था हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। नेक्स्ट ऐसे इज ऐसे 210 210 क्या कहता है, हमारा एग्रीइंग द टर्म ऑफ 14 एंगेजमेंट। ये बताता है कि ऑडिट शुरू करने से पहले ये ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है कि कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस मैनेजमेंट के साथ और टीसीडब्ल्यूजी के साथ वो डिस्कस कर ले। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव एज पर 210 ये है कि ऑडिटर एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले ये चेक कर ले कि कुछ प्री कंडीशंस प्रेजेंट है या नहीं है, और मैनेजमेंट के साथ मेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश कर ले और एक एग्रीमेंट बना ले, और दूसरा कि प्री कंडीशन प्रेजेंट है प्रेजेंट नहीं है। अब प्री कंडीशंस क्या होते हैं, प्री कंडीशंस होते हैं कि मैनेजमेंट ने एफआरएफ के अकॉर्डिंग अपनी एफएस बनाई है या नहीं बनाई है, और मैनेजमेंट हमें एक एग्रीमेंट दे रही है या नहीं दे रही है कि उसने अपनी सारी रिस्पांसिबिलिटीज कंप्लीट करी है। तो 2 प्री कंडीशंस होती हैं, पहला एफआरएफ के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाई है नहीं बनाई है, और वो एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब अगर ऑडिटर को ये एस्टैब्लिश करना है कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट है तो ऑडिटर क्या क्या चीजें देख सकता है। पहला,
अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है तो ऑडिटर चेक कर सकता है कि जो एफआरएफ के अकॉर्डिंग उन्होंने एफएस बनाई है वो एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। वो मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट ले सकता है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करेंगे उसमें कि उन्होंने एज पर एफआरएफ एफएस प्रिपेयर करी है, सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, वो उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और कोई भी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर इंपोज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने भी सुना ध्यान से, ये तो था सिर्फ थियरी, समझना इस चीज को। टूटिंग क्या बोलता है कि ऑडिटर को ये देखना है कि बेसिक प्री कंडीशंस प्रेजेंट है या नहीं है। अब प्री कंडीशंस क्या है? पहला कि एफआरएफ के अकॉर्डिंग एफएस बनी है और दूसरा मैनेजमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब ये देखने के लिए कि प्री कंडीशन दोनों प्रेजेंट है या नहीं है तो वो 3 या 4 चीजें देखेगा। पहला कि जो एफआरएफ लगाया था वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा, क्या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज कर रहा है? क्या मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं? क्या मैनेजमेंट उसको सारे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? क्या मैनेजमेंट उसको सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? क्या मैनेजमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन तो इंपोज नहीं करेगा? जब इन सभी चीजों का आंसर एफर्मेटिव होगा, यस होगा, तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद अब ऑडिटर सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन एस्टैब्लिश करने के बाद एक एग्रीमेंट बनाएगा मैनेजमेंट के साथ और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? बेसिकली उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर, जो कि ऑडिटर साइन करवाता है मैनेजमेंट से। अब उस लेटर में क्या इंक्लूड होगा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है मैनेजमेंट का और किस टाइप की वो रिपोर्ट इशू करने वाला है, उसके रेफरेंस भी वो देगा। तो 5 तरह की चीजें वो अपने एग्रीमेंट में डालेगा। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर की क्या है, रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है, एफआरएफ एप्लीकेबल कौन सा है और कौन कौन सा कब कब और कौन कौन सी तरह की वो रिपोर्ट इशू करना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें वो अपने एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करेगा। ये एक स्पेसिमेन दिया गया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसको। उसके बाद व्हाट हैपन इफ प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट। अगर जो प्री कंडीशंस थे, मतलब एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं हुआ या फिर उसने एग्रीमेंट में प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या होगा? सबसे पहले तो वो मैटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ और उस काम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब अगर ऑडिटर को लग रहा है कि जो हमारा एफआरएफ है वो अनएक्सेप्टेबल है, गलत एफआरएफ लगाया हुआ है, तो वो ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर मैनेजमेंट एग्रीमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो इट इज प्रेफरेबल दैट नॉट टू एक्सेप्ट द वर्क। बस लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एंगेजमेंट, मतलब ये बात है कि अगर उसने ऑडिट पूरी होने से पहले कुछ लिमिटेशन इंपोज कर दी तो वो देखेगा कि कहीं लिमिटेशन इंपोज करने से उसको ओपिनियन परफेक्ट तो नहीं आ रहा है, तो आ रहा है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन उठा के दे देगा बस। अब उसको क्या बोला गया है? रिक्वेस्ट ऑफ एंटिटी टू चेंज द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एंटिटी से रिक्वेस्ट आ रही है कि जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशन थी ना वो आप चेंज कर लीजिए। ऑडिटर क्या करेगा उस केस में? ऑडिटर पहले देखेगा कि मेरे पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। मतलब मैं आपको ओवरऑल बताता हूं क्या कह रहा है कि जब भी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट आएगी कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर लो, तो पहले ऑडिटर ये देखेगा कि उसके पास एक वैलिड रीजन है या नहीं है। वैलिड रीजन होगा तभी वो चेंज करेगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं करेगा। अगर उसके पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा। व्हाट शुड ऑडिटर कंसीडर बिफोर एग्रीइंग टू द चेंज? अब इसमें क्या बोला हुआ गया है कि अगर कंप्लीट होने से पहले ऑडिटर से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर लो और चेंज करने से वो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगी उसे। वैसे ऑडिटर कौन सी लेवल ऑफ एश्योरेंस लेने के लिए लायबल है? हाई लेवल। बट अगर चेंज हुआ तो वो लोअर लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगा जब तक उसके पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होता। और अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है चेंज करने की, मतलब ऑडिटर कह रहा है हाँ मैनेजमेंट के पास वैलिड रीजन है चेंज करने का, तो वो चेंज कर देगा और अपनी रिपोर्ट में ये 2 या 3 चीज इंक्लूड नहीं करेगा। पहला, ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, जो पुरानी टीएमसी थी वो अपनी इस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेगा। जो पुराने प्रोसीजर उसने परफॉर्म किए हुए थे वो इसमें इंक्लूड नहीं करेगा जब तक पुरानी टर्म्स इंक्लूड करना जरूरी ना हो। ओके, और एक नया एग्रीमेंट विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशन वो मैनेजमेंट के साथ बना लेगा। ओके, और ये क्यों इंक्लूड नहीं करेगा ओरिजिनल वाली? सोचो, वो इसीलिए ताकि ओवरलैपिंग ना हो, कंटेंट हैवी ना हो, जस्ट इसीलिए। recourse available to the auditor in a situation known agreement to change and lack of permission from management to continue the original audit engagement। देखो क्या मतलब है इसका, recourse available। अब ऑडिटर के पास क्या सॉल्यूशन है? सर किस चीज का सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इस चीज का कि इन केस जो मैनेजमेंट कह रही है ना, मैनेजमेंट की कह रही है कि आप चेंज करो, ऑडिटर कह रहा है आई विल नॉट चेंज द टर्म्स एंड कंडीशन एट एनी कॉस्ट, और मैनेजमेंट क्या कहना चाह रही है कि हम आपको ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन को कंटिन्यू करने की इजाजत या परमिशन नहीं देंगे। तो क्या ऑडिटर के पास सॉल्यूशन बचता है? या तो वो विड्रॉ कर लेगा
और क्या ऑप्शन, रिजाइन कर देगा वहां से, क्योंकि चेंज वो करना नहीं चाह रहा, ओरिजिनल पे मैनेजमेंट चलने नहीं देगी, तो इट्स बेटर टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। और ऑडिट डिटरमाइन करेगा ऑडिटर कि कुछ ऑब्लिगेशन उसके ऊपर है या नहीं है, तो रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू अदर पार्टीज। मतलब ऑडिटर देखेगा कि विड्रॉ करने के लिए उसको कहीं और कम्युनिकेशन करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बस। उसके बाद होता है रैकरिंग ऑडिट। रैकरिंग ऑडिट क्या होता है, जो चलती रहे, जो कंटिन्यूअस ऑडिट होती है। और रैकरिंग ऑडिट के केस में जो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या होता है, चेंज हो भी जाए। तो यहाँ पे क्या बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है मार्केट इंपोर्टेंट, कि फैक्टर्स में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म। मतलब ऊपर हमने पढ़ा कि वो रिवाइज करने से पहले जस्टिफिकेशन देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जस्टिफिकेशन के फैक्टर्स दिए गए हैं कि किन किन फैक्टर्स के केस में वो चेंज कर सकता है, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द चेंज। पहला इंडिकेशन, एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव। मतलब ऐसी इंडिकेशन आए कि मैनेजमेंट सही से टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ पा रही है, तो वो चेंज करने के लिए एग्री कर सकता है। स्पेशल टर्म थी वो रिवाइज हो जाए तो भी नया एग्रीमेंट फॉर्म करना पड़ेगा। सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाए तो भी रिवाइज करना पड़ेगा। एंटिटी की ओनरशिप चेंज हो जाए तो भी चेंज करना पड़ेगा। एंटिटी के बिजनेस और के नेचर और साइज में चेंज हो जाए तो भी चेंज रिवाइज करना पड़ेगा। लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए तो भी मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। एफआरएफ चेंज हो जाए तो भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए कि पहले मुझे किसी और को रिपोर्ट करना था, मुझे किसी और को रिपोर्ट करना है, तो भी वो सफिशिएंट जस्टिफिकेशन माना जाएगा और मुझे अपने टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज करनी पड़ेगी और एक न्यू एंगेजमेंट लेटर सामने वाले से ऑब्टेन करना पड़ेगा। ऑडिट क्वालिटी, अब ऑडिट के अंदर क्वालिटी मेंटेन रहे उसके लिए दो एसएस दिए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे 220। एसक्यूसी किस पे लगता है, एक फर्म पे जिसके अंदर एन नंबर ऑफ पार्टनर्स भी होते हैं, टीम मेंबर्स भी होते हैं। ऐसे 220 डील करता है मेंबर को लेके इंडिविजुअल, बट दोनों में बात एज इट इज सेम कही गई है कि दोनों के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बस। अब एसक्यूसी 1 क्या बोलता है कि ऑडिट फर्म के अंदर कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स होनी चाहिए, मतलब कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब एलिमेंट्स क्या है क्वालिटी कंट्रोल के, एलिमेंट्स हमारे मतलब क्या क्या फैसिलिटीज या क्या क्या क्वालिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएशन की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट करने से पहले देखे कि क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की होनी चाहिए और मॉनिटरिंग की होनी चाहिए। वन बाय वन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। लीडरशिप क्या कहता है, लीडरशिप बोलता है कि जिस पर्सन को उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की हुई है उसको सफिशिएंट उस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी क्या कहता है कि अगर फर्म ने अपने टीम मेंबर को कोई अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी है तो उनके पास उस चीज का एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्म के अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर भी होनी चाहिए। अब फर्म टाइम टू टाइम अपने टीम मेंबर्स को इन चीजों के लिए कम्युनिकेट करेगी, पहले इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के लिए और इवैल्यूएट द सर्कमस्टांसेस के लिए, कि वो अपने टीम मेंबर्स को बताएगी कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है और आपको टाइम टू टाइम वो चेक करते रहना है कि इंडिपेंडेंस पर कोई थ्रेट आ तो नहीं रहा है, आ रहा है तो आप हेड को तुरंत कम्युनिकेट करोगे। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन, इसमें ये बात है कि एक्सेप्ट करने से पहले कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन के बारे में वो चीज जान ले, जैसे इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट के बारे में, कंपिटेंस के बारे में और एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में। मतलब एक्सेप्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो वो पता लगा ले। एग्जांपल यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी कि एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीजें वो कंसिडर करेगा। बिजनेस रेपुटेशन, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, एटीट्यूड ऑफ ओनर्स, ये 3 चीज पढ़ो पहले। बिजनेस की रेपुटेशन कैसी है, दूसरा क्लाइंट का नेचर ऑफ ऑपरेशन कैसा है, तीसरा ओनर्स का एटीट्यूड कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि ओनर्स का एटीट्यूड ऐसा कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन उनसे मांगूंगा और वो मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, तो ऐसा कोई एटीट्यूड है तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर देना चाहिए। क्या क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न्ड है एज मच एज फीस लो पॉसिबल, कि कम से कम फीस देनी है, ऐसा है तो बाद में वो फीस के लिए भी कोई डिस्प्यूट राइज कर सकता है। इंडिकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन, मतलब ऐसा इंडिकेशन आ रही है कि मैनेजमेंट ऑडिटर के ऊपर कुछ इंडिकेशंस, कुछ लिमिटेशंस इंपोज करेगी, दैट इट इज प्रेफरेबल दैट ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द वर्क। या फिर ऐसी इंडिकेशन है कि क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इंक्लूड है तो भी ऑडिटर इस चीज को कंसीडर करेगा एक्सेप्ट करने से पहले। रीजन फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट और नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, और वो सामने वाले से रीजन ऑब्टेन करेगा कि क्यों आप मुझे अपॉइंट कर रहे हो और क्यों आप प्रीवियस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो वो देखेगा बिफोर एक्सेप्टेंस द क्लाइंट रिलेशनशिप। अब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलेशनशिप है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है फर्म और क्लाइंट के बीच में, तो सबसे पहले वो रिजॉल्व कर देना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले। या फिर सुनो ध्यान से, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है
तो डिसएग्रीमेंट रिजोल्व कर देना चाहिए और उसके बाद प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो चेक करेगा और विड्रॉल के लिए पॉसिबिलिटीज देखेगा, मतलब विड्रॉ जब करेगा जब वो मैटर रिजोल्व ना हो पा रहा हो बस। आफ्टर दैट ह्यूमन रिसोर्स में क्या कि एक सीए फर्म के अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो अपने टीम मेंबर्स को सही से रिक्रूट करती हो, सही से उनको बोनस कंपनसेशन टाइम पे दे रही हो, सही से उनको ट्रेन कर रही हो और टाइम टू टाइम करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम वो अपने एम्प्लॉयज के लिए चला रही हो। बेसिक सी चीज है कि सीए फर्म एम्प्लॉयज एज पर कैपेबिलिटी, एज पर एक्सपीरियंस, एज पर नॉलेज अपॉइंट करती हो। फिर हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या करता है, ये काफी बड़ा कंसेप्ट है तो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, सर आपको वही करना जो हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहला एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या बोला गया है कि सबसे पहला फर्म को टाइम टू टाइम अपने टीम मेंबर्स को ब्रीफ करते रहना चाहिए, मतलब समराइज करते रहना चाहिए कि क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और टाइम टू टाइम उनको सुपरवाइज और ट्रेन करते रहना चाहिए। दूसरा, ऐसा कल्चर होना चाहिए कि कोई भी डिफिकल्ट मैटर अराइज हो तो वो पहले कंसल्टेशन ले ले एंगेजमेंट टीम से। अगर कभी ऐसा लग रहा है कि हमें कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंसी चाहिए है तो एक्सटर्नल कंसल्टेंसी भी ऑब्टेन कर सकते हैं और टाइम टू टाइम उसको देख लेना चाहिए कि क्या हमें अपनी ऑडिट एंगेजमेंट किसी EQCR से रिव्यू करवानी है या नहीं करवानी है, मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से मुझे रिव्यू करवाना है या नहीं करवाना है। अब अगर लिस्टेड एंटिटी है तो ये मैंडेटरी होता है और लिस्टेड नहीं है तो ये ऑप्शनल होता है, तो ऑडिटर डिसाइड कर सकता है कि हमें EQCR से अपनी ऑडिट एंगेजमेंट रिव्यू करवानी है या नहीं करवानी है। उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्वालिटी में क्या चीज आती है कि अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, डिसएग्रीमेंट है, तो रिपोर्ट इशू करने से पहले वो सारे डिफरेंसेस रिजोल्व हो गए हों। और फर्म का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि ऑडिट पूरी होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट, नॉट ऑडिट रिपोर्ट, वो अपने सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असेंबल करके रख ले और अगले 7 साल तक उनको संभाल के अपने पास रखे। तो ऐसा एटीट्यूड एक सीए फर्म के अंदर होना चाहिए। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करे कि जो टीम मेंबर्स को अथॉरिटीज डेलीगेट की थी वो उनको सही से पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो सारी गाइडेंस नोट्स वगैरह थे वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसे 220 कुछ भी नहीं है, एज कॉपी एज एक्सक्लूसिव वन है, बस इसमें फर्म की जगह क्या चेंज हो जाएगा, एंगेजमेंट पार्टनर। एक्सक्लूसिव वन बोलता है कि पूरी फर्म के अंदर इक्वालिटीज होनी चाहिए और ऐसे 220 बोलता है कि एक एंगेजमेंट पार्टनर की मतलब हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखिए कि सारी क्वालिटीज टाइम टू टाइम प्रेजेंट हो रही हो। सेम है, आप लोग रीड कर सकते हो, सिंपल कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। बट मुझे ये पता आपको कि एंगेजमेंट पार्टनर किन किन चीजों पे एम्फेसिस करेगा, मतलब लीडरशिप के दौरान लीड करते टाइम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे वो एम्फेसिस करेगा। सबसे पहला इंपोर्टेंस टू द ऑडिट क्वालिटी, सबसे पहले वो ध्यान देगा ऑडिट की क्वालिटी पे कि हमेशा वो ध्यान में रखेगा कि क्वालिटी ऑफ द ऑडिट इज मोस्ट एसेंशियल। दूसरा, वो ध्यान में रखेगा कि एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स काम होना चाहिए। तीसरा, वो ध्यान रखेगा कि सारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज जो एक्सक्लूसिव वन में दी गई हैं वो कंप्लाई होती रहे और जो रिपोर्ट वो इशू करेंगे वो एप्रोप्रिएट करें हम। और जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो कोई भी अगर उनको डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं तो रेज करे विदाउट एनी रिप्रेजल, बिना किसी डर के वो अपनी बात रखे। ऐसा कल्चर वो अपनी सीए फर्म में बनाएगा। बात सुनो, अब यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फर्म में ऐसा कल्चर बनाएगा कि सब लोग कमिटेड टू ऑडिट क्वालिटी हो, सारे के सारे मेंबर्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो करें, रिपोर्ट जो देंगे वो एप्रोप्रिएट देंगे और ऐसा कल्चर बनाना है कि कोई भी बंदा कुछ कहना चाह रहा हो तो विदाउट एनी फियर वो अपनी बात रख सके। और थ्रू आउट द ऑडिट वो एक बात ध्यान में रखेंगे दैट क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल। बस आ सकता है ये मार्केटिंग ऑडिट, इसी बार ऐड हुआ है, न्यूली एडेड टॉपिक है अपना। एथिकल रिक्वायरमेंट वो देख लेगा जो भी है हमारे इंटेग्रिटी कंप्लायंस वगैरह। अब यहाँ पे क्या बात है, मैंने आपको भी प्रीवियस एक्सक्लूसिव वन में बोला था कि अगर EQCR की रिक्वायरमेंट है तो EQCR से एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से वो अपने ऑडिट को रिव्यू करवाएंगे, फिर जाके ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। तो यहाँ पे EQCR एप्लीकेबल है नहीं है, कौन सा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर एज पर SA 220। तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर क्या देखेगा कि कौन रिव्यूअर अपॉइंट होगा, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करने हैं और जब तक रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता तब तक वो रिपोर्ट इशू नहीं करेगा और सारे के सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को रिजोल्व करने की कोशिश करेगा। बात सुनो, क्या होता है EQCR, मतलब ICAI ने कुछ बोला गया है कि अगर एक लेवल से ऊपर की आप ऑडिट करते हो या फिर लिस्टेड एंटिटीज की आप ऑडिट करते हो तो ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले जो आपने पूरा काम किया है वो एक रिव्यूअर से आपको रिव्यू करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप रिपोर्ट फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रिव्यूअर होता है उसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जो देखेगा कि सीए ने सारे के सारे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉलो करी है नहीं करी है ड्यूरिंग द ऑडिट। तो यहाँ पे वही बात है कि रिव्यूअर अपॉइंट कौन करना है, कैसे करना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा। इस पर 220
एंगेजमेंट पार्टनर और अपॉइंट करना है एक सीए फर्म को, वो बोला गया है एसक्यूसी 1 में। अब आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में हमने पढ़ा था अभी कि वो देखेगा कि सारी की सारी पॉलिसीज मॉनिटर हो रही है या नहीं हो रही है, सारी की सारी पॉलिसीज इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है, और मॉनिटर के दौरान वो क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करके रखेगा। मतलब जो पार्टनर है वो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके रखेगा ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग। जो इश्यूज आइडेंटिफाइड हुए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, कंक्लूजन जो कंप्लायंस में दिए हैं कि इंडिपेंडेंट वो थे या नहीं थे थ्रू आउट द ऑडिट, कंक्लूजन रीच ऑन द रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंसल्टेशन अंडरटेकन। बात सुनो, जब वो मॉनिटर करेगा तो 4 चीज डॉक्यूमेंट करके रखेगा अपने पास, जो थ्रू आउट द ऑडिट इश्यूज कंसर्न्स आइडेंटिफाइड हुए वो ऑडिट करके रखेगा। क्या इंडिपेंडेंट रहे हैं, वो क्या कंक्लूजन दे रहे हैं इस चीज पे, वो डॉक्यूमेंट करके रखेगा। एक्सेप्टेंस करना था या नहीं करना था, और एक्सेप्टेंस उन्होंने कर लिया तो किस बेसिस पर उन्होंने डिसीजन लिया, वो डॉक्यूमेंट करके रखेगा। और जो जो कंसल्टेशन उन्होंने आपस में ली है वो सभी डॉक्यूमेंट करके वो रखेंगे। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 11। और जो केस स्टडीज है मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे अटेम्प्ट नहीं करना है। सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा इस चीज की। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।